नमस्कार, मैं एमएल जायसवाल, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिद्धार्थनगर, लखनऊ संभाग। आज मैं 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के 5वें अध्याय नई समस्याएं पर चर्चा करेंगे। नई समस्याएं अध्याय के अंतर्गत 9 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे। बच्चों, जब नरेश हर्ष उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था तो अरब में इस्लाम जड़ें फैला रहा था। लगभग 600 वर्षों में यह भारत पहुंचा। भारत में यह उत्तर पूर्वी सीमा तक राजनीतिक शक्ति का प्रसार कर रहा था। इसी बीच भारत में तुर्क और अफगान भी इस्लाम धर्म के साथ प्रविष्ट हुए। अरब के लोग निरंतर भारत को फतह करते रहे, लेकिन सिंध से आगे न बढ़ सके। धीरे धीरे सिंध बगदाद की केंद्र सत्ता से अलग हो गया और छोटे से राज्य के रूप में अलग सत्ता कायम की। समय बीतते भारत और अरब के संबंध बढ़ते गए। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय गणित खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद पहुंची। अरबी में उनका अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त कई भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। भारत के दक्षिण के राज्यों, खासकर राष्ट्रकूटों ने भी व्यापार व सांस्कृतिक संबंध बगदाद के साथ बनाए। ये भारत के पश्चिमी तट से उनके साथ व्यापार करते थे। वहाँ के प्रचारक इस्लाम धर्म को भारत लाए, जिसका किसी ने भी विरोध न किया। भारत में कई मस्जिदों का निर्माण बिना किसी धार्मिक विवाद या झगड़े से हुआ। अतः यह कहना गलत नहीं कि राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में आने से पूर्व इस्लाम ने धर्म रूप में भारत में प्रवेश किया। ये अरब और मंगोल टॉपिक के अंतर्गत ये हमने जो बातें बताई वो थी। इनमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। इसमें दूसरा जो पाठ है वो है महमूद गजनवी और अफगान। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण 300 वर्षों के लंबे समय तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 के आसपास अफगानिस्तान के महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। यह तुर्क जाति का था। मध्य एशिया तक इसकी शक्ति का विस्तार था। इसने निर्ममता से भारत पर कई आक्रमण कर भारतीय धन संपदा को लूटा। हिंदुओं को धूल के कणों में की भांति बिखेर दिया। इसने अपने घृणित कार्यों से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की। महमूद गजनवी अपनी ताकत से केवल उत्तर भारत को ही प्रभावित कर सका। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया। उत्तर भारत के पंजाब और सिंध को उसने अपनी सत्ता में मिलाया। कश्मीर और राजस्थानी इलाकों में उसने भारी हार खाई। महमूद की मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के 150 वर्षों तक भारत में किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हुआ। गजनी के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने शक्ति बढ़ाई और गजनी पर हमला कर उसे पूर्णतया ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात उसने लाहौर पर धावा बोला और फिर दिल्ली पर। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के समय उसने करारी मात खाई, लेकिन 1 वर्ष बाद फिर शक्ति बटोर कर 1192 में आक्रमण कर दिल्ली की शासन सत्ता का मालिक बना। इस तरह से चोल शासकों का भी प्रभुत्व रहा। शहाबुद्दीन के बाद चोल शासकों का आगमन हुआ। अफगानों से भारत के संबंध मजबूत हुए। तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। उत्तर के हिंदुओं का दक्षिण की ओर पलायन हुआ। बाबर फिर भारत आया। तुर्क मंगोल बाबर ने उत्तर की पहाड़ियों से आते हुए 1526 में दिल्ली के कमजोर सिंहासन को जीत लिया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और उसके पश्चात समन्वय की मिलीजुली संस्कृति का विकास कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो का वर्णन है अगले इस पाठ में।
विद्वानों का मानना है कि भारत में आक्रमण इस्लाम ने नहीं किया। इस्लाम तो एक धर्म था जो सहज रूप से भारत में आता गया, जबकि आक्रमण तुर्कों, अफगानों, मुसलमानों ने किए। अफगान और तुर्क पूरे भारत पर छा न सके, जबकि मुसलमान अजनबी होते हुए भी भारतीय ढांचे में समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। इसके साथ साथ कुछ अफगान भी भारत में बस गए। इन सब का भारतीयकरण हो गया। भारत को ये अपना देश व दुनिया के अन्य देशों को विदेश मानने लगे। अधिकतर राजपूतों ने भी इनसे अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन कुछ इनके खिलाफ भी थे। मुगलों का हिंदू मुस्लिम वैवाहिक संबंध, भारत का चौमुखी विकास इनके काल में हुआ। रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। भारतीय तौर तरीकों में बदलाव हुआ। पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। दक्षिण प्राचीन संस्कृति का केंद्र बना ये भारत, उत्तर भारत नई समस्याओं से निरंतर प्रभावित होता रहा, जबकि आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिला। स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन का उदय हुआ। इसी समय उत्तर भारत में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन का आगमन हुआ। वह जनता के प्रति अत्यधिक सहिष्णु था, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु उसे बहुत यश मिला। इसी समय कुछ लेखकों और समाज सुधारकों का आगमन हुआ। भारत में आरंभ में लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। वे तुर्क जाति से संबंध रखते थे। 14वीं शताब्दी में अफगान सुल्तानों के शासनकाल में वे रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक बदलाव किए। तंत्रीवाद की सितार का आविष्कार भी उन्होंने किया। उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र व भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित एवं विज्ञान आदि विषयों पर भी रचनाएं की। वे सामान्य हिंदी भाषा में लिखते थे। अपने गीतों में रीति रिवाजों, रहन सहन, ऋतुओं के वर्णन के साथ साथ उन्होंने जीवन की विभिन्न शैलियों पर गीत लिखे। इन्होंने अनगिनत पहेलियों की भी रचना की। इनके गीत और पहेलियां आज भी प्रसिद्ध हैं। इस समय भारतीय विदेशी तत्वों को अपनाने के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति में भी बदलाव आए। कई समाज सुधारक उभर कर आए, जिन्होंने भारतीयों का मार्गदर्शन करना चाहा। इन्होंने समन्वय का समर्थन कर वर्ण व्यवस्था की निंदा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद व उनसे भी अधिक प्रसिद्ध उनके शिष्य कबीर हुए, जिनकी साखियां और पद आज भी लोकप्रिय हैं, उपदेशात्मक हैं। उत्तर में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का भी आगमन हुआ। और इसके बाद अध्याय है चौथा, बाबर और अकबर और भारतीयकरण की प्रक्रिया। बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर विजय प्राप्त कर मुगल शासन की नींव रखी। वह नई जागृति का शहजादा, उसने केवल 4 वर्षों तक ही भारत पर शासन किया। इन 4 वर्षों का समय उसका युद्ध व आगरा में भव्य राजधानी बनाने में ही बीता। बाबर के पौत्र अकबर ने जब भारत की शासन सत्ता संभाली तो जल्द ही वह लोगों में प्रिय हो गया। वह अत्यधिक आकर्षक, गुणवान, साहसी, बहादुर, योग्य सेनानायक, विनम्र, दयालु, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी था। वह लोगों का ऐसा नेता था जो लोगों में अपने अपने विचारों से शीघ्र ही स्वामी भक्ति की भावना पैदा कर दे। अकबर एक ऐसा शासक हुआ जो भारत को केवल राजनीतिक दृष्टि से एक न करके सभी लोगों को एकता में बांधकर अखंड भारत की स्थापना करना चाहता था। 1556 ईस्वी से आरंभ अपने लंबे शासनकाल में वह इस हेतु प्रयत्न करता रहा। उसने एक हिंदू राजपूत राजकुमारी से वैवाहिक संबंध कायम किए। उसके बेटे जहांगीर व पोते
शाहजहां की शादियां भी हिंदू परिवारों में हुई। अकबर ने अपने शासनकाल में राजपूतों से अच्छे संबंध कायम करके सरकार, प्रशासन, सेना, कला, संस्कृति एवं रहन सहन को एक नया मोड़ प्रदान किया। अकबर प्रतिभाशाली व्यक्तियों में उनको सदा महत्व देता था। उसने अपने सलाहकारों में भी फैजी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना को शामिल किया। देश को अखंडता प्रदान करने के लिए अकबर ने सभी धर्मों की बातों का समावेश एक धर्म दीन इलाही की शुरुआत की। अकबर ने अपने शासनकाल में ऐसी शासन व्यवस्था की नींव रखी कि मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे भारत का अपना ही वंश हो। इसके बाद 5वां पाठ है इस नई समस्याएं का, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। बाबर को प्रत्येक क्षेत्र का अपार ज्ञान था। सैनिक और राजनीतिक मामलों के साथ साथ वह यांत्रिक कलाओं का भी पूरा ज्ञान रखता था। अकबर अपने पूरे शासनकाल में भारत में ही व्यस्त रहा। अत्यधिक यांत्रिक ज्ञान होने पर भी वह इस ओर ध्यान न दे पाया कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। वह केवल सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद ही रख पाया। वह इसी बात में व्यस्त रहा कि इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। मुगल काल में साहित्यकारों को शासन सत्ता की ओर विशेष प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन फिर भी वे स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। जैसे रहीम ने मेवाड़ के राजा प्रताप की प्रशंसा में लिखा, जो निरंतर अकबर से युद्ध करते रहे और कभी हथियार न डाले, यानी हार नहीं मानी। इस तरह 6वां पाठ है, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी का आगमन। औरंगजेब मुगल शासनकाल का एक ऐसा शासक हुआ जो अपनी योग्यता और उत्साह के बावजूद अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे न बढ़ा सका। वह धर्मांध व कठोर नैतिकवादी था। उसे कला व साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं का विरोधी शासक था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया एवं उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वा डाले, जो राजपूत मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे। अपनी नीतियों से उनको ही नाराज कर दिया। इसी प्रकार उसने भारतीय जनता के विरुद्ध कार्य करके उनके हृदयों में अपने प्रति रोष पैदा किया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के दूर दूर फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरण विचार पनपने लगा। पूरे भारत में मराठा थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध कट्टर भावना रखते थे। वह उनके मन में राष्ट्रवाद की व्यापक धारणा थी। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों से उदार थे। उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी, जबकि दूसरे भारतीय राष्ट्रीयता के साथ साथ अपने अपने धर्म से भी बंधे थे। मराठों का सरदार शिवाजी अंग्रेजों से जमकर लड़ा, लेकिन उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां भी दी, क्योंकि उसकी लड़ाई औरंगजेब से थी, न कि मुसलमानों से। अकबर के बाद शक्तिशाली सम्राट के न आने पर मुगलों की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी। किसान बार बार संगठित होकर आक्रमण करते रहे। गरीब लोगों का एक विद्रोही सतनामियों का था। प्रशासन बार बार इस हमले से प्रभावित होता। अंग्रेजों का आगमन भी हो चुका था। वे भी मुगलों पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट न होने के कारण चारों ओर फूट और बगावत फैली। पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति विकास कर रही थी। शिवाजी छापेमार पद्धति से बार बार अंग्रेजों पर प्रहार करते। उन्होंने अंग्रेजों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। मराठा पूरी शक्ति पा गए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, लेकिन मराठा शक्ति बढ़ती गई। वह भारत पर प्रभुत्व करना चाहती थी। और अगला टॉपिक है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष।
और इसमें अंग्रेजों की विजय। इस 7वें पाठ में यह बताया गया है कि जब औरंगजेब की सन 1707 में मृत्यु हो गई, उसके बाद 100 वर्षों तक भारत पर अधिकार करने के लिए विभिन्न जातियों के युद्ध ही चलते रहे। भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के जो 4 दावेदार थे वे थे भारतीयों में मराठे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, और विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज। शक्ति में इस समय मराठे थे। यह अनुमान लगाया जाता था कि सत्ता पाकर पूरे भारत पर वे कब्जा कर लेंगे। इसी बीच सन 1739 में उत्तर पश्चिमी दिशा से ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इतनी लूटपाट की कि बेशुमार धन दौलत के साथ प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी ले गया। दिल्ली के शासक पूर्णतया कमजोर पड़ गए। नादिर शाह के हमले का परिणाम यह हुआ कि मराठों की शक्ति बढ़ी, मुगल शासकों का अधिकार समाप्त हुआ, अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, जो काफी लंबे समय से भारत का हिस्सा था। अब इसके बाद अंग्रेजों का सत्ता में आना। इस समय भारत हर ओर से पूर्णतया कमजोर था। क्लाइव ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर सन 1757 में पलासी का युद्ध जीत लिया। इससे पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों की सत्ता में आ गया। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध भी अंग्रेजों की विजय से समाप्त हुआ। इससे भारत और फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया। अब भारतीय सत्ता हेतु अंग्रेज, मराठा और हैदर अली 3 प्रमुख रह गए। मराठे अभी भी शक्तिशाली थे और यह उम्मीद भी भारतीय जनता में थी कि वे सत्ता पर हावी हो जाएंगे। हैदर अली व टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों को बुरी तरह प्रभावित किया। लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त ही कर दिया, लेकिन वे केवल दक्षिण तक ही सीमित थे। पूरे भारत पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। इस तरह टीपू सुल्तान हारे, मराठा शक्ति का दमन हुआ और अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई। भारत पर अंग्रेजों की सत्ता कायम हो गई। मराठों ने जिसे आतंक का युग कहा, अर्थात अंग्रेजों के लूटपाट व मारकाट का युग कहा, अब उन्होंने अपने ढंग की सुव्यवस्थित शासन सत्ता कायम की। यह भी कहना अनुचित नहीं कि यदि भारतवासी थोड़ी समझदारी से काम लेते तो अंग्रेज भारत पर हावी न हो पाते। उनकी सहायता के बिना भी भारत में शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना की जा सकती थी। इसके बाद का अध्याय है रणजीत सिंह और जय सिंह। इस पाठ में बताया गया है कि रणजीत सिंह पंजाब का एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। जिस दौर में जनता त्रस्त और पस्त थी, उस समय रणजीत सिंह ने मानवीय विचारों को आधार बनाकर पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। यह शासक खूब खून खराबा पसंद करता था। इसने अपने शासनकाल में मौत की सत्या देनी बंद कर दी। युद्ध के सिवा उसने कभी किसी की जान न ली। उसका शासन निर्दयता से परे था। जय सिंह का शासक जयपुर का शासक जय सिंह अत्यधिक अवसरवादी एवं चतुर था। अंग्रेजों की इतनी उथल पुथल के बावजूद भी वह बचा रहा। वह राजनेता के साथ साथ गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी व नगर निर्माण करने वाला भी था। वह इतिहास के अध्ययन में भी रुचि लेता था। उसने जयपुर नगर विदेशी नक्शों के आधार पर बनाया। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जय सिंह के समय में निरंतर युद्ध व षड्यंत्र होते रहे, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्यकाल में अनेक कार्य किए जो वर्तमान में भी सराहनीय हैं। और अब भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप, ये है 9वां
पाठ नई समस्याएं अध्याय का। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सत्ता संभाली तो उन्होंने भारतीय माल यूरोप में बेचना शुरू किया। भारतीय कारीगरों का बना माल मशीनी युग का सफलता से मुकाबला करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल धन कमाना चाहती थी। औद्योगिकरण वाले देशों का मुकाबला करने हेतु उन्होंने भारतीय अर्थतंत्र को पूर्णतया विकसित किया था, उसे पूर्णतया नष्ट कर दिया। उसके स्थान पर कल कारखाने लगाए गए। धीरे धीरे कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार हुआ। फिर कपड़ा काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे भी बने, क्योंकि अंग्रेज अधिक से अधिक उन्नति करना चाहते थे। इंग्लैंड में भी इस समय कई प्रकार के दौर थे। एक इंग्लैंड शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति व स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला व विज्ञान तकनीक में प्रगति करने वाला। दूसरी ओर इंग्लैंड की बर्बर दंड संहिता, निशंस व्यवहार वाला, सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से गिरा हुआ इंग्लैंड में ये सारी घटनाएं साथ साथ चलती रही। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्र होना, भारत का स्वतंत्रता खोना। नेहरू जी इस बात पर विचार करते हैं कि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय भारत ने स्वतंत्रता खो दी। वे यह भी मानते थे कि अमेरिका नवीन विचारधाराओं को अपनाने में संकोची नहीं था, जबकि भारत प्राचीन संस्कृतियों और परंपराओं में जकड़ा था। इस बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता था कि यदि ब्रिटेन मुगलों के शक्ति खोने पर भारत का प्रशासनिक बोझ न उठाता और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इतने संघर्ष न करने पड़ते तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सब बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। तो ये था नई समस्याएं अध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन और जानकारी जो हमने आपको दी, और इसी के साथ समाप्त होता है भारत की खोज का ये 5वां अध्याय, नई समस्याएं। नमस्कार।